बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कल के लेक्चर में हमने डिस्कशन की थी स्पीड पे, वेलोसिटी पे, एक्सेलरेशन पे, ठीक है। और एक्सेलरेशन की दो टाइप्स हमने डिराइव की थी, एक टेंजेंशियल और एक सेंट्रीफ्यूगल। टेंजेंशियल में हमने कहा था कि ये मैग्नीट्यूड को चेंज करने वाली एक्सेलरेशन है, और सेंट्रीफ्यूगल में हमने कहा था कि ये डायरेक्शन को। और जब भी फोर्स और वेलोसिटी का एंगल 0, 90 या 180 नहीं होगा तो फिर मैग्नीट्यूड भी चेंज होगी और डायरेक्शन भी चेंज होगी। मतलब उस एक्सेलरेशन में फिर टेंजेंशियल कंपोनेंट भी होगी और उस एक्सेलरेशन में सेंट्रीफ्यूगल कंपोनेंट भी होगी। आज हम डिस्कशन करेंगे ग्राफिकल एनालिसिस। ग्राफिकल एनालिसिस मैथ्स के दो टूल्स हैं जो फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक टूल का नाम है स्लोप और दूसरे टूल का नाम है एरिया, ठीक है। तो ये नॉर्मली मैथ्स के टूल्स हैं, लेकिन इन दोनों टूल्स की फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले तो इन टूल्स को समझते हैं कि ये टूल्स क्या हैं, और फिर देखते हैं कि फिजिक्स में इसकी कहाँ पे इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्लोप क्या चीज़ है। तो स्लोप जो है ये मैथ्स में डिफाइन होता है द steepness or inclination of a graph with respect to x-axis। एक ग्राफ की स्टीपनेस या एक ग्राफ की इंक्लिनेशन विद रिस्पेक्ट टू x-axis, ठीक है। इस स्लोप के मैथ्स में बहुत से फॉर्मूलाज हैं। जैसे अगर फर्ज करें आपके साथ किसी लाइन पर दो पॉइंट्स गिवन हो, x1 y1 और x2 y2, तो फिर स्लोप का फॉर्मूला है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ठीक है। तो जब भी दो पॉइंट्स गिवन होंगे तो मैथ्स में स्लोप को इस फॉर्मूला से फाइंड किया जाता है। अगर एक ग्राफ में आपको ये वर्टिकल डिस्टेंस गिवन हो, जिसको हम फर्ज करें राइज कह दें, और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस गिवन हो, जिसको फर्ज करें आप रन कह दें, तो स्लोप का एक दूसरा फॉर्मूला भी है, वो है राइज बाय रन, ठीक है। और इसकी जगह आप परपेंडिकुलर बाय बेस भी लिख सकते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता है कि परपेंडिकुलर बाय बेस किसके इक्वल होता है, टेंजेंट थीटा के। तो पॉइंट्स गिवन हो तब भी स्लोप आ सकती है, डिस्टेंसेस गिवन हो तब भी स्लोप आ सकती है, एंगल गिवन हो तब भी स्लोप आ सकती है, ठीक है। अच्छा, ये जो स्लोप होता है, इस स्लोप की सर्टेन प्रॉपर्टीज होती हैं, और पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन होगा, एक स्ट्रेट लाइन, तो उस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा वो हमेशा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो उस डोमेन में आपको 5 स्ट्रेट लाइंस ज़हन में रखने हैं। ये 5 स्ट्रेट लाइंस हैं, ये आपने ध्यान में रखने हैं। अगर आप ये पहला वाला स्ट्रेट लाइन जहां भी देखेंगे तो इसके बारे में आप कहेंगे कि स्लोप इज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, स्लोप इज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। ये दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन आप जहां भी देखेंगे आप कहेंगे कि द स्लोप इज 0 एंड कांस्टेंट। The slope is 0 and constant। ये तीसरा वाला जो कि x एक्सिस के करीब आ रहा है,
स्ट्रेट लाइन, इसके बारे में आप कहेंगे द स्लोप इज नेगेटिव एंड कांस्टेंट। और ये जो चौथा ग्राफ बिल्कुल वर्टिकली अपवर्ड है, इसके बारे में आप कहेंगे कि द स्लोप इज पॉजिटिव इंफिनिटी एंड कांस्टेंट। और इस लास्ट के बारे में आप कहेंगे कि द स्लोप इज नेगेटिव इंफिनिटी एंड कांस्टेंट। ठीक है, मतलब स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा क्या होगा? स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा कांस्टेंट होगा। लेकिन हमने कुछ के साथ पॉजिटिव लगाया है, कुछ के साथ नेगेटिव लगाया है, ऐसा क्यों है? तो उसमें एज अ शॉर्टकट ये बात याद रखें कि जो ग्राफ एक्स एक्सिस से दूर जाएगी उसका स्लोप पॉजिटिव होगा, जो एक्स एक्सिस के करीब आएगी उसका स्लोप नेगेटिव होगा, और जो ना दूर जाएगी ना करीब आएगी उसका स्लोप 0 होगा। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 ये हुई कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा कांस्टेंट रहता है। प्रॉपर्टी नंबर 2, कर्व का स्लोप कांस्टेंट नहीं होगा, कर्व जो होगी उसका स्लोप वेरिएबल होगा। और कम से कम 2 कर्व्स आपने ध्यान में रखने हैं, एक ये वाला कर्व, एक ये वाला कर्व। कर्व का स्लोप क्या होता है? वेरिएबल होता है। ये ऐसा कर्व अगर आपको नजर आ जाए कहीं ग्राफ में, तो इसके बारे में आपने कहना है स्लोप इज पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। इसके बारे में क्या कहना है? स्लोप इज पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग, मतलब वेरिएबल स्लोप है। और जब भी ये ग्राफ आपको नजर आए तो इसमें आपने कहना है स्लोप इज नेगेटिव पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग। ठीक है, मतलब ये देखें पहले स्लोप 0 है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। इसमें स्लोप पहले इंफिनिटी है, आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। तो यहाँ डिक्रीजिंग स्लोप है, यहाँ इंक्रीजिंग स्लोप है, लेकिन है दोनों पॉजिटिव। है दोनों पॉजिटिव क्यों? पॉजिटिव क्यों है? पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि ये फिलहाल एक्स एक्सिस से दूर ही जा रहे हैं। स्लोप नेगेटिव तब होगी जब ये ग्राफ आगे जाके एक्स एक्सिस के करीब आने लगेगा, तो फिर ये स्लोप नेगेटिव होगी। मतलब कहने का ये हुआ कि जब भी आपको एक ग्राफ दिया जाए तो पहले तो आप ये सोचें कि ये स्ट्रेट लाइन है कि कर्व है। अगर स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप के लिए क्या वर्ड यूज करना है? कांस्टेंट। अगर कर्व है तो स्लोप या इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। फिर आप ये सोचें कि वो दूर जा रहा है कि करीब आ रहा है। अगर दूर जा रहा है तो स्लोप पॉजिटिव होगा, अगर करीब आ रहा है तो स्लोप नेगेटिव होगा। ये तो कुछ शॉर्टकट्स हमने बता दिए, 5 लाइंस बता दिए और 2 क्या बता दिए? 2 कर्व्स बता दिए। लेकिन एक मेथड और भी देख लेते हैं, और उस मेथड में आप हर एक ग्राफ को चेक कर सकते हैं कि उसका स्लोप कांस्टेंट है, वेरिएबल है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। वो मेथड ये है कि लेट्स सपोज आपको एक ग्राफ गिवन हो, लेट्स सपोज आपको ऐसा ग्राफ गिवन। अब इसमें आपने बताना है, सबसे पहले तो इसमें आपने ये बतानी है कि स्लोप कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, और दूसरी ये बतानी है कि स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव की बात तो क्लियर होगी। स्लोप क्या होगा इसका? नेगेटिव होगा, क्योंकि ये ग्राफ एक्स एक्सिस के करीब आ रहा है, तो स्लोप इसका क्या होगा? नेगेटिव। ये दूसरी बात भी क्लियर है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व है। तो कर्व है तो स्लोप इसका क्या होगा? वेरिएबल होगा। अब जो तीसरी बात है वो उसको समझना जरूरी है कि तीसरी बात ये है कि अगर स्लोप वेरिएबल है तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। वेरिएबल है तो मतलब कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है तो या बढ़ रहा है
या कम हो रहा है। अब उसको चेक करने के लिए एक शॉर्टकट है, और वो शॉर्टकट ये है कि आप x पर दो इक्वल इंटरवल्स दे दो। x पर दो इक्वल इंटरवल्स, एक स्टार्ट में एक थोड़ी देर बाद, और इस x के इंटरवल पे आप देखो कि y में कितना चेंज आया है, y में कितना चेंज आया है। और जो बाद में इंटरवल था उसमें भी जरा आप देखो कि y में कितना चेंज आया है। तो उस बाद के इंटरवल में y में कम चेंज आया होगा। तो अब फॉर इक्वल इंटरवल्स ऑफ x द चेंज इन y इज डिक्रीजिंग। तो इसका मतलब ये होगा कि इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप डिक्रीजिंग होगा। ये अगर आप देखें यही मेथड आप स्ट्रेट लाइन पे चेक करें। लेट्स सपोज आपने क्या ले लिया है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पे एक इंटरवल यहां ले ले, दूसरा इंटरवल यहां ले ले, उस पे आप चेक करें तो दोनों इंटरवल्स पे y का चेंज क्या आएगा, दोनों इंटरवल्स पे y का चेंज सेम आएगा। सो व्हेन इक्वल चेंजेस इन x प्रोड्यूसेस इक्वल चेंजेस इन y, तो उसको फिर हम कांस्टेंट स्लोप कहते हैं, ठीक है। और अगर इसी को हम इस ग्राफ पे चेक कर लें, इस ग्राफ पे चेक कर लें, तो आप एक इंटरवल स्टार्ट में ले लें, एक इंटरवल थोड़ी देर बाद ले लें। ये स्टार्ट में इंटरवल पे इतना चेंज नहीं आया, लेकिन जो बाद में आपने इंटरवल लिया है उसमें y क्या हो गई है, ज्यादा चेंज हो गई है। तो इसका मतलब इसका जो स्लोप होगा वो इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। अच्छा, अब जरूरी बात ये है कि इस स्लोप की फिजिक्स में क्या इंपॉर्टेंस है। ये तो हमने स्लोप को पढ़ लिया, ये सारा किस्सा तो मैथ्स का था, ठीक है। अब आते हैं फिजिक्स की तरफ और ये देखते हैं कि स्लोप को फिर हम फिजिक्स में पढ़ते क्यों हैं, स्लोप की इंपॉर्टेंस क्या है फिजिक्स में। तो उसके लिए आप जरा इस डायग्राम को देखें और आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि स्लोप उन दो लाइंस का रेशो है जो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। स्लोप निकालना असल में दो परपेंडिकुलर लाइंस को डिवाइड करना है। ये बात फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लोप निकालना असल में क्या है, दो परपेंडिकुलर लाइंस को क्या करना है, डिवाइड करना है। अब ये बात फिजिक्स में क्यों इंपॉर्टेंट है वो अब हम देखते हैं। अच्छा, देखिए फिजिक्स में इंपॉर्टेंस ऑफ स्लोप। फिजिक्स के बहुत से फॉर्मूलाज डिवीजन से आते हैं। जैसे आप मिसाल के तौर पे आप स्पीड का फॉर्मूला देख लें, डिस्टेंस बाय टाइम। आप वेलोसिटी का फॉर्मूला देख लें, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। आप एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देख लें, वेलोसिटी बाय टाइम। आप पावर का फॉर्मूला देख लें, वर्क बाय टाइम। आप जो है डेंसिटी का फॉर्मूला देख लें, मास बाय वॉल्यूम। बहुत से फॉर्मूलाज फिजिक्स के किससे आते हैं, डिवीजन से आते हैं। कुछ आप बताएं। आप प्रेशर को देख लें, फोर्स बाय एरिया। आप एक्सेलरेशन को देख लें, फोर्स बाय मास। आप करंट को देख लें, चार्ज बाय टाइम। बहुत से फिजिक्स के फॉर्मूलाज कैसे आते हैं, डिवीजन से आते हैं। और अगर आप खुद सोचें, अगर हम एक ग्राफ बना लें डिस्टेंस का और टाइम का, चाहे वो ग्राफ कैसे भी बने, चाहे वो ग्राफ ऐसे बने या ऐसे बने या इनमें से बने, या वो ग्राफ ऐसे बने या जैसे भी बन जाए, ठीक है, वो तो डिपेंड करेगा उस बॉडी के मोशन पे। हमें उस बॉडी के लिए टाइम और डिस्टेंस दोनों को फाइंड करना होगा।
एक बॉडी मूव करेगी और हम उस बॉडी के मोशन के लिए एक टेबल बना लेंगे और हम टाइम की वैल्यू लिखते जाएंगे और डिस्टेंस की वैल्यू, और हमारे साथ बहुत सारे क्या आ जाएंगे, बहुत सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, और फिर उन पॉइंट्स को हम ग्राफ कर देंगे और हमारे साथ ग्राफ बन जाएगा। उसको हम कहेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। लेकिन चाहे ये ग्राफ जैसे भी बने, मेन बात ये है कि अगर मैं इस ग्राफ का मैथ्स में क्या फाइंड करूं, स्लोप, तो स्लोप का फॉर्मूला होता है राइज बाय रन। राइज यहां पे किससे शो हुआ है, डिस्टेंस, रन किससे शो हुआ है, टाइम। तो इसी को तो फिजिक्स में स्पीड कहते हैं। अब मैंने फाइंड स्लोप किया, लेकिन वो स्लोप फिजिक्स में क्या बन गया, वो स्पीड बन गया। अब लेट सपोज मैंने एक ग्राफ बनाया जिसमें वर्टिकल को मैंने डिस्प्लेसमेंट कहा, एक्स एक्सिस को टाइम कह दिया। अब मैंने मैथ्स में स्लोप फाइंड कर लिया, लेकिन फिजिक्स में उसी स्लोप को क्या कहते हैं, उसी स्लोप को वेलोसिटी कहते हैं। अब लेट सपोज वेलोसिटी टाइम ग्राफ था, मैंने मैथ्स में स्लोप फाइंड किया, लेकिन फिजिक्स में उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। अब वर्क टाइम ग्राफ था, मैंने उसमें स्लोप फाइंड किया, लेकिन फिजिक्स में वर्क बाय टाइम पावर होता है। अब इसी तरह मास वॉल्यूम ग्राफ था, मास वॉल्यूम ग्राफ में मैंने स्लोप फाइंड किया, मास को वॉल्यूम पे डिवाइड कर लिया, लेकिन फिजिक्स में ये क्या चीज आ गई, डेंसिटी आ गई। और अभी लेट सपोज एक ग्राफ मैंने बनाया फोर्स और एरिया का, मैंने उसका स्लोप फाइंड किया, फोर्स को एरिया पे डिवाइड कर दिया, फिजिक्स में क्या चीज आ गई, फिजिक्स में ये प्रेशर आ गई। इसी तरह आप इन फॉर्मूलाज के लिए भी ग्राफ बना सकते हैं। मतलब कहने का ये हुआ कि जो भी फिजिक्स का फॉर्मूला डिवीजन में लिखा जाएगा, आप उस फॉर्मूला को किसके जरिए फाइंड कर सकते हो, आप उस फॉर्मूला को स्लोप के जरिए फाइंड कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंस है स्लोप की फिजिक्स में, कि आप स्लोप के जरिए डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को फाइंड कर सकते हो। सो व्हाट इज द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ? What is the slope of work time graph? Power. What is the slope of momentum time graph? Delta P by T. Force. What is the slope of angular momentum time graph? Torque. What is the slope of charge time graph? Current. What is the slope of force mass graph? Acceleration. तो फिजिक्स का जो भी फॉर्मूला डिवीजन में लिखा जाएगा, वहां पे आप उस फॉर्मूला को किसके जरिए फाइंड करोगे, आप उसको स्लोप के जरिए। और स्लोप के बारे में तमाम जो उसकी प्रॉपर्टीज थी हमने पहले ही मेंशन कर दी है। अब इस पे लेट सपोज फर्ज करें एक मूविंग बॉडी को ऑब्जर्व किया गया, और उस मूविंग बॉडी का फर्ज करें ऐसा ग्राफ बन रहा है, उसका हमने उस मूविंग बॉडी के लिए ग्राफ बनाया, कौन सा, डिस्टेंस और टाइम का। और आप सोचें कि वो ग्राफ ऐसे है, ए बी सी डी ई। अच्छा, अब बताएं कि जो पार्ट ए का मोशन है इसको एक्सप्लेन करें। पार्ट ए का मोशन कौन सा मोशन है? सबसे पहले तो आप देख लें कि वाई एक्सिस किससे रिप्रेजेंट है, वो डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस किससे रिप्रेजेंट है, वो टाइम है। इनको डिवाइड करेंगे, मतलब स्लोप फाइंड करेंगे, तो क्या चीज आएगी, स्पीड आएगी। तो सबसे पहला पॉइंट
हमने देखा कि इसका जो y एक्सिस है वो किससे रिप्रेजेंट है, डिस्टेंस। दूसरा पॉइंट, इसका जो x एक्सिस है वो किससे रिप्रेजेंट है, टाइम से। तीसरा पॉइंट, हमने समझ लिया कि स्लोप फाइंड करना मतलब स्पीड फाइंड करना। तो अब इस क्वेश्चन में आप स्लोप का वर्ड यूज नहीं करेंगे, स्लोप की जगह आप स्पीड का वर्ड यूज करेंगे। पहले तो इस ग्राफ के लिए मैंने क्या कहा था, द स्लोप इज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, लेकिन अब मैं कहूंगा द स्पीड इज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। अच्छा, पोर्शन बी के लिए क्या होगा, द स्पीड इज 0 एंड कांस्टेंट, मतलब इस वक्त बॉडी किस में आ गई है, रेस्ट में आ गई है। पार्ट सी, इंक्रीजिंग एंड पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव है और बढ़ रही है। और पार्ट डी, वो भी बढ़ रही है, बढ़ तो रही है, स्पीड तो बढ़ रही है, लेकिन उसके बढ़ने का जो रेट है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। द स्पीड, देखें स्पीड क्या हो रही है, ये तो आपके साथ हो गया पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, ये हो गया 0 एंड कांस्टेंट, ये हो गया पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग, ये हो गया पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग। तो पहले इंटरवल में स्पीड कांस्टेंट है, दूसरे इंटरवल में स्पीड 0 है, तीसरे इंटरवल में स्पीड 0 से बढ़ रही है, चौथे इंटरवल में स्पीड उस बढ़ी हुई वैल्यू से वापस क्या हो रही है, कम हो रही है। और इंटरवल ई में कांस्टेंट एंड नेगेटिव, ठीक है। देखिए नीचे आने का मतलब डिक्रीजिंग नहीं होता, नीचे आने का मतलब कांस्टेंट होता है, और स्ट्रेट नीचे आने का मतलब नेगेटिव होता है, और स्ट्रेट लाइन का मतलब कांस्टेंट होता है। तो ये है नेगेटिव एंड क्या, कांस्टेंट। अब अगर इस पूरे क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि डायरेक्शन चेंज कहां पर है, डायरेक्शन चेंज इस पॉइंट पे आ है, जिससे पहले स्पीड पॉजिटिव थी और जिसके बाद स्पीड नेगेटिव हो गई है। तो नेगेटिव स्पीड का और कोई मतलब तो नहीं होता, नेगेटिव स्पीड का मतलब होता है कि अब बॉडी की वही स्पीड है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक वो बॉडी फर्ज करे राइट की तरफ जा रही थी, लेकिन इसके बाद उसने क्या कर दिया है, वापस लेफ्ट की तरफ आ गई है। देखें अगर यही ग्राफ में y एक्सिस पे क्या होता, वेलोसिटी होती, तो पूरी एक्सप्लेनेशन अब चेंज हो जाती। अब आप स्लोप स्पीड को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, अब स्लोप एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब आप कहेंगे कि पोर्शन ए क्या है, कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, मतलब स्पीड बढ़ेगी। पोर्शन बी 0 एक्सेलरेशन है, मतलब स्पीड कांस्टेंट होगी। पोर्शन सी इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, पोर्शन डी डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, और पोर्शन ई नेगेटिव एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ठीक है। सो ग्राफ में सबसे पहली चीज आपने क्या चेक करने हैं, सिंबल्स चेक करने हैं। सिंबल्स के मुताबिक आपने सोचना है कि स्लोप की जगह कौन सा वर्ड यूज किया जाए। देखिए स्लोप की जगह आप वेलोसिटी भी यूज कर सकते हैं, एक्सेलरेशन भी यूज कर सकते हैं, पावर भी यूज कर सकते हैं, डेंसिटी भी यूज कर सकते हैं, प्रेशर भी यूज कर सकते हैं। ये पता आपको कहां से चलेगा, ये पता आपको एक्सिस से चलेगा कि स्लोप की जगह कौन सा वर्ड यूज करना है। अब मिसाल के तौर पे एक गैस को मैं एक्सपेंड कर रहा हूं, एक गैस को मैं क्या कर रहा हूं, एक्सपेंड कर रहा हूं, तो उसका जो मास वॉल्यूम ग्राफ होगा वो कैसे करेगा। अगर एक गैस एक्सपेंड हो रही है, हाँ
तो एक्सपेंड हो रही है तो मास तो उसका चेंज नहीं होगा, लेकिन वॉल्यूम उसका क्या होगा, वॉल्यूम उसका चेंज होगा। तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, उसका ग्राफ आपके साथ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा। अब लेट सपोज एक मशीन है और वो पहले सेकंड में 3 जाउल्स का वर्क करता है, दूसरे सेकंड में 6 जाउल्स का वर्क करता है, तीसरे सेकंड में 20 जाउल्स का वर्क करता है। तो हर सेकंड में उसका वर्क क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ इंक्रीजिंग बनेगा। अब एक एक्सेलरेशन है और उसमें हमने देखा कि इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो ग्राफ चाहे जैसे भी बने, हमने स्ट्रेट लाइन के लिए भी समझ लिया है और कर्व के लिए भी समझ लिया है कि इंक्रीजिंग वर्ड यूज करना है कि डिक्रीजिंग। अगर एक कर्व की समझ नहीं आ रही तो उसको जनरल मेथड से चेक कर ले, 2 इंटरवल्स ले ले और उस पे चेक कर ले कि स्लोप इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है आपके साथ, ठीक है। अच्छा, ये बात हो गई स्लोप की। दूसरी मैथ्स में जरूरी चीज क्या है, एरिया है। एरिया की भी फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंस है, लेकिन फिजिक्स में इंपॉर्टेंस समझने से पहले आप जरा ये बताएं कि अगर हमारे साथ एक स्क्वायर हो तो एक स्क्वायर के एरिया का क्या फॉर्मूला है, मतलब एक्स स्क्वायर। अगर एक रेक्टेंगल हो तो रेक्टेंगल के एरिया का क्या फॉर्मूला है, वो होगा x इंटू वाई। अगर एक ट्रायंगल हो जिसकी एक साइड को बेस कहते हैं, एक को हाइट कहते हैं, इसके एरिया का फॉर्मूला होगा हाफ बेस इंटू हाइट। मतलब आप इस पे सोचे कि एरिया निकालना असल में 2 परपेंडिकुलर लाइंस को मल्टीप्लाई करना है, स्लोप निकालना 2 परपेंडिकुलर लाइंस को डिवाइड करना है, एरिया निकालना 2 परपेंडिकुलर लाइंस को मल्टीप्लाई करना है। तो फिजिक्स में सिर्फ डिवीजन तो नहीं होती, फिजिक्स में बहुत से क्वांटिटीज प्रोडक्ट से भी आते हैं। अब जैसे इन्हीं की बात कर लें, यहां से डिस्टेंस क्या है, स्पीड इनटू टाइम है। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेलोसिटी इनटू टाइम है। इसी तरह वर्क क्या है, पावर इनटू टाइम है। इसी तरह लेट सपोज वहां पे चार्ज क्या है, करंट इनटू टाइम है। या अगर मैं इम्पल्स के जो न्यूटन सेकंड लॉ के फार्मूला से इम्पल्स क्या है, वो फोर्स इनटू टाइम है, ठीक है। और मैंने क्या किया, मैंने स्पीड और टाइम का ग्राफ बना दिया, चाहे वो जैसे भी बन गया, चाहे वो ग्राफ ऐसे बना या ऐसे बना, लेकिन मैंने वो ग्राफ बना दिया। अब अगर इस ग्राफ का मैं क्या फाइंड कर लूं, एरिया, तो एरिया का मतलब होता है प्रोडक्ट, और एरिया से क्या चीज आएगी, डिस्टेंस आएगी। तो याद रखिए, स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया फाइंड करना मतलब डिस्टेंस फाइंड करना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया फाइंड करना मतलब डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना, पावर टाइम ग्राफ का एरिया फाइंड करना मतलब वर्क फाइंड करना, करंट टाइम ग्राफ का एरिया फाइंड करना मतलब चार्ज फाइंड करना, फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया फाइंड करना मतलब इंपल्स फाइंड करना, ठीक है। तो जब भी फिजिक्स का कोई फॉर्मूला प्रोडक्ट से आएगा वहां एरिया फाइंड करेंगे आप। जब भी फिजिक्स का कोई फॉर्मूला रेशो से आएगा वहां क्या फाइंड करेंगे, वहां स्लोप फाइंड करेंगे, ठीक है। अब एरिया जब आप निकालेंगे तो शेप को देखेंगे, शेप ट्रायंगल का है तो ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज होगा, शेप स्क्वायर का है तो स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होगा, शेप आपके साथ जो है वो रेक्टेंगल का है तो
रेक्टेंगल का फॉर्मूला होगा। और अगर शेप कुछ ऐसा है, लेट्स सपोज आपके साथ पावर टाइम ग्राफ है और अब शेप ऐसा है, तो ये तो मसला ही कोई नहीं है, लेंथ को विड्थ के साथ मल्टीप्लाई कर दे, एरिया आ जाएगा। एरिया आ जाएगा मतलब क्या चीज आ जाएगी, वर्क आ जाएगी। अच्छा शेप ऐसा है तो ये भी मसला नहीं है, हाफ बेस इनटू हाइट कर ले, ये भी कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर एरिया ऐसा है, अब क्या होगा, अब सुपरपोजिशन थ्योरम होगी। अब आपने टाइम को स्मॉल स्मॉल पीसेस में डिवाइड करके इसको छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में कन्वर्ट करना होगा, और इन रेक्टेंगल्स के एंड में थोड़ा सा एरर आएगा, और वो एरर कब तब होगा जब आप और भी स्मॉल पीसेस बनाएंगे। अगर आपने इसको और भी एक्यूरेट करना है तो पावर के साथ भी सुपरपोजिशन थ्योरम इस्तेमाल करें और इनको हॉरिजॉन्टली भी डिवाइड कर दें, और फिर हर एक का अलग से एरिया फाइंड करें और फिर सबको आपस में ऐड कर दें। इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में बार बार इस प्रिंसिपल को यूज किया है। वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, उसमें आपने ये प्रिंसिपल यूज किया है। वर्क एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, उसमें आपने ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज किया हुआ है। ठीक है, तो शेप अगर डेफिनेट होगी तो उसके एरिया का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। शेप अगर इर्रेगुलर होगी तो फिर आप उसको स्मॉल स्मॉल स्क्वायर्स में या स्मॉल स्मॉल रेक्टेंगल्स में कन्वर्ट करेंगे और फिर उन सबको आपस में ऐड कर देंगे। तो इस पूरे टॉपिक की समरी ये है कि जब भी आपके साथ कोई ग्राफिकल क्वेश्चन आता है, जब भी आपके साथ क्या आता है, ग्राफिकल क्वेश्चन आता है, तो ग्राफिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने स्टेप नंबर 1 आपने y एक्सिस का लेवल चेक करना है कि y एक्सिस कौन सी चीज है। ठीक है, वहां y एक्सिस पे वेलोसिटी लिखा है, स्पीड लिखा है, फोर्स लिखा है, y एक्सिस क्या है। दूसरा स्टेप आपने चेक करना है किसका लेवल, x एक्सिस का लेवल चेक करना है। तीसरा स्टेप अब आपने सोचना है कि इन दोनों लेवल्स को मल्टीप्लाई करना जरूरी है या इन दोनों लेवल्स को डिवाइड करना जरूरी है। फिजिक्स के फॉर्मूलाज तो आपको याद होंगे सारे। आपने सोचना है कि उन दोनों लेवल्स को डिवाइड करने का फॉर्मूला मौजूद है या उन दोनों लेवल्स को मल्टीप्लाई करने का फॉर्मूला। अब लेट्स सपोज ये स्पीड था और ये टाइम था। अब आपने सोचा कि क्या स्पीड को टाइम पे डिवाइड करना जरूरी है या स्पीड को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करना जरूरी है। अब आपने सोचा कि ये तो दोनों जरूरी है, फिजिक्स में तो दोनों फॉर्मूलाज मौजूद है। स्पीड को टाइम पे डिवाइड करना एक्सेलरेशन है और स्पीड को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करना डिस्टेंस है। तो एक्सेलरेशन के लिए आप क्या फाइंड करेंगे, स्लोप। डिस्टेंस के लिए आप क्या फाइंड करेंगे, एरिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ग्राफ्स ऐसे होते हैं जिनका एरिया भी इंपॉर्टेंट होता है, जिनका स्लोप भी इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन मिसाल के तौर पे अगर ये डिस्टेंस और टाइम होता तो डिस्टेंस और टाइम को डिवाइड करना इंपॉर्टेंट था, उनको मल्टीप्लाई करना फिजिक्स में कोई फॉर्मूला नहीं है। तो उसका फिर सिर्फ स्लोप जरूरी होता, उसका एरिया जरूरी नहीं होता। लेकिन स्पीड टाइम ग्राफ एक ऐसा ग्राफ है जिसका एरिया भी जरूरी है, वो आपको डिस्टेंस देता है, और उसका स्लोप भी जरूरी है, वो आपको एक्सेलरेशन देता है। ऐसे ग्राफ्स हमारे सामने आएंगे जिसमें दोनों बातें इंपॉर्टेंट होगी,
एरिया भी इंपॉर्टेंट होगा और स्लोप भी इंपॉर्टेंट होगी। अब मिसाल के तौर पे एक बॉडी का स्पीड टाइम ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ, और वो कुछ ऐसा ग्राफ है। पोर्शन ए, पोर्शन बी और पोर्शन सी, T1, T2 और T3 और ये 0, ठीक है। अच्छा, पोर्शन ए की एक्सप्लेनेशन क्या है? एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट मतलब स्पीड बढ़ रही है। स्पीड के बढ़ने को आप एरिया के लिहाज से कैसे एक्सप्लेन करोगे? मतलब आप सिर्फ ये कर सकते हो कि सिर्फ ग्राफ का एरिया निकाल सकते हो। एरिया निकाल कर ये कैसे साबित करोगे कि इस रीजन में स्पीड बढ़ रही है? हाँ, नहीं कर सकते। बस नहीं कर सकते। हम इस तरह करते हैं कि इस टाइम को दो हिस्सों में कन्वर्ट कर देते हैं। इस पहले टाइम में एरिया मालूम कर लेंगे और दूसरे टाइम में एरिया मालूम, और एरिया किसे शो करेगा? डिस्टेंस को। पहले टाइम में कम डिस्टेंस तय हुआ है, दूसरे टाइम में ज्यादा डिस्टेंस, तो इसका मतलब स्पीड बढ़ रही है ना। जब इक्वल डिस्टेंस हो इक्वल टाइम में तो स्पीड कांस्टेंट रहती है, लेकिन जब इक्वल टाइम में इंक्रीजिंग डिस्टेंस हो तो फिर तो इसका मतलब स्पीड बढ़ रही है। अब यहाँ स्पीड कांस्टेंट क्यों है? आप दो इंटरवल्स लें, पहले में जितना डिस्टेंस हुआ है दूसरे में भी उतना ही डिस्टेंस हुआ है, तो स्पीड यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है। यहाँ तीन इंटरवल्स लें, पहले का डिस्टेंस ज्यादा है, दूसरे का उससे कम, तीसरे का उससे कम, यहाँ पे स्पीड क्या है? यहाँ पे स्पीड डिक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग स्पीड वाला डिस्टेंस ज्यादा है कि डिक्रीजिंग स्पीड वाला डिस्टेंस? डिक्रीजिंग स्पीड वाला डिस्टेंस क्यों ज्यादा होगा? एरिया ज्यादा है, लेकिन डिक्रीजिंग स्पीड बॉडी ने जाते हुए 0 से जो स्पीड थी 30 वो कम डिस्टेंस में अचीव कर ली, लेकिन 30 से वापस 0 में आते हुए उसने ज्यादा फासला तय कर लिया। इसका प्रैक्टिकली क्या रीजन होगा? प्रैक्टिकली इसका ये रीजन होगा कि जितना एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड यहाँ पे है उतना एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड यहाँ पे नहीं होगा। मतलब आप कंसीडर करें मिसाल के तौर पे कि यहाँ पे एक्सेलरेशन कितनी है? 5 है, या लेट्स सपोज चले 10 है, तो बॉडी 0 से 30 में कितने टाइम में पहुंच गई होगी? 3 सेकंड्स में। और कंसीडर करें यहाँ एक्सेलरेशन 5 है लेकिन -5, क्योंकि ये डिसेलरेशन है, वो क्या थी? एक्सेलरेशन थी। माइनस तो छोड़ दें, 5 का मतलब ये है कि अब उस बॉडी को रुकने के लिए 6 सेकंड्स लगेंगे, तो 6 सेकंड्स में वो लॉन्गर डिस्टेंस कवर कर लेगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन एक तो उसके साइन में फर्क है, लेकिन दूसरा फर्क उसके मैग्नीट्यूड में भी है। यहाँ एक्सेलरेशन हाई थी तो बॉडी जल्दी 30 तक पहुंच गई, यहाँ डिसेलरेशन कम थी तो 30 से 0 तक आने के लिए टाइम ज्यादा लगा। तो ग्राफ्स को अंडरस्टैंड करने के और ग्राफ्स से डिफरेंट नॉलेज निकालने के तरीके, उस पे आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब मिसाल के तौर पे आपके साथ एक स्पीड टाइम ग्राफ ऐसे है और आपसे कहें कि स्पीड टाइम को डिस्टेंस टाइम में कन्वर्ट करो, स्पीड टाइम ग्राफ को किस में कन्वर्ट करो? डिस्टेंस टाइम ग्राफ।
स्ट्रेट लाइन होगा। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन का मतलब तो होगा कि स्पीड की वैल्यू 0, तो यहाँ पे तो स्पीड 0 नहीं है, मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। हाँ, इसी तरह होगा। अगर इस तरह होगा तो यहाँ तो ये ग्राफ शो कर रहा है कि स्पीड इज कांस्टेंट, लेकिन यहाँ तो स्पीड इंक्रीजिंग है, तो ये भी नहीं होगा। किस तरफ डिविएट करेगा? इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ये इंक्रीजिंग स्लोप है, स्पीड क्या हो रही है? बढ़ रही है, और यहाँ भी स्पीड बढ़ रही है। देखें, पहले सेकंड में कम डिस्टेंस तय हुआ ना, दूसरे सेकंड में उससे ज्यादा, तीसरे सेकंड में उससे ज्यादा। ये बात कब देखी जाती है? ये बात तब देखी जाती है जब आपके साथ इंक्रीजिंग ग्राफ हो, हर सेकंड में उससे ज्यादा डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो ये कौन सा होगा? ये इंक्रीजिंग ग्राफ। अब अगर एक स्पीड टाइम ग्राफ ऐसे है, कांस्टेंट स्पीड, उसको डिस्टेंस टाइम में कैसे ड्रा करेंगे? उसको डिस्टेंस टाइम में फिर स्ट्रेट लाइन से ड्रा करेंगे, क्योंकि ये भी कांस्टेंट स्पीड है, वो भी आपके साथ कांस्टेंट स्पीड है। तो ये जो है आपने ग्राफिकल स्किल्स जो है, इस पे आपकी प्रैक्टिस पूरी होनी चाहिए। ठीक है, कल से फिर हम क्या चीज डिस्कस करेंगे? कल से डिस्कस करेंगे न्यूटन इक्वेशंस और न्यूटन लॉज।